एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों की जो भूमिका है दिव्यांगता के क्षेत्र में, आज हम इस थोड़ी टॉपिक पे जो है बात करने वाले हैं। इसके साथ ही जो हमेशा सेम क्लासेस में रहता है, इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, और उसके साथ ही जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए क्लास के एंड में लेके आई हूँ। किस प्रकार से जो है आप लोगों को सिलेबस में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को उनके आंसर्स लिखने हैं, वो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी। तो क्लास एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही जो है हेल्पफुल क्लास आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे जो गैर सरकारी संगठन है उनके बारे में। भारत एवं विदेशों में दिव्यांगजनों की शिक्षण तथा पुनर्वास के संदर्भ में कई स्तर पर प्रयास किया गया। इसके लिए अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की क्या हुई, स्थापना हुई। कुछ संस्थाएं दिव्यांगजनों अथवा उनके सहयोगियों के व्यक्तिगत प्रयासों से आरंभ की गई। इनमें से कुछ संगठनों को सरकारी संरक्षण भी क्या हुआ, प्राप्त हुआ, जिससे वह अपने कार्य सही ढंग से संचालित कर सके। दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक एवं पुनर्वास व्यवस्था में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की विशेष भूमिका एवं महत्व है। ये लाइंस जो हैं आप लोग अपने अनुसार भी अपने अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हैं, यदि आप एक बार इनको, इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, जहाँ होगा मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, आप बेसिकली आराम से नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है, गैर सरकारी संस्थाएं दिव्यांग व्यक्तियों के अधिक निकट होती हैं, अतः उनके लिए प्रत्यक्ष सेवाएं और कार्यान्वित करना इन संस्थाओं का प्रमुख दायित्व है। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम गैर सरकारी जो संगठन हैं उनकी भूमिका देखेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप लोग पॉइंट्स पे जो है ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। अभी हम देखेंगे समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में प्रचलित जो धारणाएं हैं, गलत धारणाओं को क्या करना, समाप्त करना, और दिव्यांगजनों के प्रति स्वास्थ्य व संतुलित सामाजिक सोच का विकास करना। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ से याद रखने। सबसे पहले, गैर सरकारी संगठनों का कार्य क्या है, जो समाज में दिव्यांगजनों के प्रति गलत धारणाएं, गलत सोच है पहले से विकसित, उसको क्या करना है, समाप्त करना। सेकंड क्या है, दिव्यांगजनों के प्रति स्वस्थ जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित और जो सामाजिक सोच है वो संतुलित रखने का विकास करना। थर्ड पॉइंट देखिए, दिव्यांगजनों को उनके अधिकार और उनकी क्षमताओं के प्रति क्या करना, जागरूक करना। ये किसके कार्य हैं, ये किसकी भूमिका पढ़ रहे हैं हम, गैर सरकारी संगठनों की। आगे देखें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सीबीआई जो कार्यक्रम है वो चलाना, और 0 से 6 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए आरंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम क्या करना, संचालित करना। ये गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के अंतर्गत आते हैं। खेलकूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों का क्या करना, आयोजन करना। समय समय पर सरकारी विभागों और अधिकारियों तक दिव्यांगजनों की समस्या एवं आवश्यकता पहुंचाना, इस संबंध में आवश्यक परामर्श देना। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना। व्यवसायिक क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक इन क्षेत्रों के कार्यक्रमों में उन्हें सम्मिलित करना। अभी मैं आप लोगों को एक बार नॉर्मली बता देती हूँ, ये सारे पॉइंट्स मुझे पता है एक बार में आप लोगों को जो है याद नहीं हुए होंगे। एग्जाम में यदि पूछे कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, तो आप लोगों को कौन सी बातें दिमाग में याद रखनी है जिससे आप जो है तुरंत इस क्वेश्चन का जो है जवाब आसानी से दे सकें। पहले आप लोगों को लेना है कि जो गैर सरकारी संगठन है वो सबसे पहले बच्चों के लिए करेंगे समाज में कार्य। समाज आप लोगों को दिमाग में याद रखना है, तो समाज से क्या याद आएगा आप लोगों को, समाज में जो है दिव्यांग बच्चों के प्रति जो नकारात्मक भावना है वो खत्म करना। फिर बच्चे के स्वास्थ्य पे आ जाना आप, तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो है योजनाएं कार्यान्वित करना। उसके साथ ही यदि आप बात करेंगे तो उनके व्यवसाय से रिलेटेड
जो भी बातें हैं वो सभी आएगी। उनकी शिक्षा से रिलेटेड पॉइंट्स लिख देना, उनके पुनर्वास से रिलेटेड पॉइंट लिख देना, उनको अपनी योजनाओं के बारे में जो है जागरूक करना है, उससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख देना। इस प्रकार एक एक पॉइंट आप सोच सोच के अपने हिसाब से आसानी से जो है क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। आप लोगों के जो है नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स बिल्कुल राइट होने चाहिए। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे जो सरकारी संगठनों की भूमिका है। इसमें देखिए आप लोग, दिव्यांगजनों के अधिकारों और के संरक्षण के लिए विभिन्न कानून क्या करना, प्रस्तावित करना और विदेशों को देश की संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। पहला कार्य क्या है सरकारी संगठन का, दिव्यांगजनों के लिए क्या करना, कानून प्रस्तावित करना और उन कानूनों को जो है देश विदेश की संसद है उनके सामने क्या करना, प्रस्तुत करना, ताकि वो पारित हो सके। संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियमों के अनुसार दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना। पहला पॉइंट क्या हो गया सरकारी संगठनों की भूमिका का, दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाना, उनको देश विदेश की संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, संसद द्वारा यदि वो नियम पारित कर दिया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है तो उनको सशक्तिकरण करके कार्यक्रम करना और योजनाएं बनाना उन नियमों के अनुसार और उनको लागू करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न तकनीक, शैक्षिक, पुनर्वास शोध कार्यों का क्या करना, संचालन करना। ये किसकी भूमिका है, सरकारी संगठनों की। आगे देखिए, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए समुचित समन्वय सुनिश्चित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग जरूर याद रखना। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए समन्वय सुनिश्चित करना। यदि आप लोगों को इसकी जो है पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोग जुड़ जाना। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये भी बताना। आई होप आप सभी को ये क्लास जो है पसंद आए। अगला पॉइंट देखिए, दिव्यांगों के अधिकार के संरक्षण व शिकायतों के निवारण हेतु समुचित क्या करना, प्रावधान करना। मुख्य धारा की विकास योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ये किसका कार्य है, सरकारी संगठनों का जो है कार्य है, ठीक है। आप लोग सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक बार रीड करेंगे तो आप लोगों के याद हो जाएंगे। फिर आप अपने माइंड में एक एक शब्द एडजस्ट करेंगे, उस हिसाब से आपको पूरा पॉइंट याद आ जाएगा और उसी हिसाब से आप एग्जाम में जो है अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ व समकक्ष संगठनों द्वारा आयोजित दिव्यांगता संबंधी विभिन्न संगठनों में प्रतिनिधि मंडल की क्या करना, रचना करना। दिव्यांगों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न तकनीक एवं शैक्षिक तथा पुनर्वास या प्रशिक्षण, जागरूकता, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सेवाओं की क्या करना, उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना। विभिन्न स्वार्थ पत्रों एवं अपघोषणाओं पर हस्ताक्षर करना और उन्हें अनुमोदित करना। जो दिव्यांगता से क्षेत्र जो रिलेटेड व्यक्ति या बच्चे जो भी हैं उनसे रिलेटेड घोषणाएं करना और उन पर हस्ताक्षर करना और उनको लागू करना। ये भी किसका कार्य है, भूमिका है, सरकारी संगठनों की भूमिका है। आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, एमसीक्यूज देखेंगे। उससे पहले जो भी लोग मेरी क्लास देखें उनको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें क्या जो समावेशी शिक्षा वाला पॉइंट, वैसे तो मैंने आप लोगों को कई बार क्लियर कर दिया है, आगे क्वेश्चन भी आएगा। फिर भी यदि आप लोग चाहते हो कि समावेशी शिक्षा पे एक जो है क्लास हो जाए तो अगली क्लास में या तो मैं उसकी थ्योरी लेके आऊँगी या फिर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मैं अपने हिसाब से लेके आऊँगी, ठीक है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है वो भी आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। अभी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आ सकते हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा के सूर्य किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था, 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्रे नामक गांव में जो है
लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती हैं, जिससे टोटल जो है 63 आकृतियां बनाई जा सकती हैं। ये सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पूछ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। अगला प्रश्न, लुई ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान की स्थापना जो है किस सन में हुई थी, यानी कब हुई थी। हम बात करें लुई ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान की स्थापना की, तो वो हुई थी 1973 में, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है मेंटल डिसेबिलिटी। मेंटल डिसेबिलिटी ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, ये इंग्लिश में जिनको नहीं समझ में आए, इसका जो नाम है बदलकर किया गया था, आप लोगों को बता दूं, मेंटल हैंडीकैप। हैंडीकैप किया गया था। तो ये कब किया गया था? मेंटल हैंडीकैप, पहले नाम था मेंटल डिसेबिलिटी, फिर किया गया मेंटल हैंडीकैप। किस वर्ष किया गया? 1986। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट, वो आप लोग देखिए इसमें। वो ये है जो मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। अभी मेंटल हैंडीकैप से भी नाम बदलकर वर्तमान में क्या है इसका? आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता को बौद्धिक अक्षमता, वो कब किया गया? 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, निःशक्त जन अधिनियम को जो है कब पारित किया गया? निःशक्त जन अधिनियम बहुत से बच्चे समझेंगे नहीं, जबकि ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है पहले से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी इसका आंसर पता है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते कई बार, तो ये भी आप लोग समझने की कोशिश किया कीजिए। कई बार क्या होता है, हिंदी मीडियम से होते हुए भी हिंदी का प्रश्न समझ में नहीं आता, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, सेम उसका जो है इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखना। क्या पता है इंग्लिश में कई बार समझ में आता है। निःशक्तता जन अधिनियम यानी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, पीडब्ल्यूडी एक्ट की, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट, जो अधिकार वाला, हमने कल इसकी फुल फॉर्म देखी थी। ठीक है, 12 दिसंबर 1995 को पारित हुआ था, ये आप लोग याद रखना। पीडब्ल्यूडी अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, फिर और बता रही हूँ, क्योंकि जो ये एनटीए, पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी, आरसीआई और ये एक्ट हैं, इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। ठीक है, यदि हम बात करें पीडब्ल्यूडी का वर्तमान नाम कौन सा है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। वैसे मैंने बहुत बार बताया, फिर एक बार और बता देती हूँ। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आती है 7 डिसेबिलिटी, 7 दिव्यांगता। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या आती है? 21 दिव्यांगता डिसेबिलिटी, जो वर्तमान में है, ये 2016 में आया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति तक संपूर्ण भारत में लगभग कितने मूक बधिर विद्यालयों की जो है स्थापना हो चुकी थी? तो लगभग कितने? 45 मूक बधिर। सामान्य श्रवण क्षमता आएगा यहाँ पे, आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ ले कि सामान्य श्रवण क्षमता जो है कितनी होती है, तो कितनी होती है? 10 से 25 डेसिबल। डेसिबल आप लोगों से पूछ ले कि जो डेसिबल है वो किस प्रकार लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इस प्रकार आएगा। ना ही तो ये जो है इसमें इस प्रकार आप नहीं लिख सकते, या इस प्रकार भी नहीं आएगा, ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बता देना। FWMR की फुल फॉर्म यदि आप लोगों से पूछे तो होगी फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंटली रिटार्डेड। फेडरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंटली रिटार्डेड, एक दो बारी मेरे साथ साथ बोल लिया कीजिए ताकि क्लास में याद हो जाए। अगला है OLB, ऑप्टिकल लोब ऑफ ब्रेन, OLB ऑप्टिकल लोब ऑफ ब्रेन। IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। अगला है RTI, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। HOH, हार्ड ऑफ हियरिंग। ये थी आज की क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज की। जैसा कि मैंने लगभग जो है
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी शायद करवा दिया है, नहीं करवाया है तो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। करवा दिया है तो सारे लगभग इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी से रिलेटेड डेज थे वो आप लोगों के मंथ्स के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोगों का काम है याद करना, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेज देखिए, मई से रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे की यदि हम बात करें तो वो होगा 5 मई को। वर्ल्ड थायराइड डे की यदि हम बात करें तो वो होगा 25 मई। 5, 25 और 30, 30 मई को क्या है, वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस अवेयरनेस डे। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई, वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई, वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस अवेयरनेस डे 30 मई। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ थ्योरी प्रश्न, किस प्रकार से जो है आप लोगों से एग्जाम में थ्योरी प्रश्न पूछे जा सकते हो और आप लोगों को किस प्रकार जो है आंसर देना है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी तक कंफ्यूज हैं, उनका जो पार्ट बी है वो किस कैटेगरी में आते हैं, बहुत को तो यही नहीं पता। कुछ लोगों को इस बात में कंफ्यूजन है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन है क्या उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी। किसी को ये कंफ्यूजन है कि जो आंसर राइटिंग हमें लिखनी है वो इंग्लिश में लिखनी है या हिंदी में लिखनी है। इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखेंगे तो कहीं कम नंबर ना आ जाए। बहुत सारे आप लोगों के जो है डाउट्स भी हैं। ऐसे डाउट्स का मैं क्या करूँगी, ऐसे डाउट्स के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम के पहले 3-4 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आऊँगी। उस पे जो है हम इन्हीं सभी क्वेश्चन पे जितने भी आप लोगों के कन्फ्यूज़न हैं वो आप लोग कमेंट कर देना, उनके सभी के जवाब मैं आप लोगों को उस क्लास में दे दूँगी। अभी हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण थ्योरी प्रश्न की हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में से किस प्रकार क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में माता पिता तथा समुदाय की भूमिका को स्पष्ट करें। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को क्या करना है, आंसर राइटिंग करते समय मेन आप लोगों को स्टार लगा के जो है हेडिंग लिखनी है, या ये नहीं भी लगाओ तो चलेगा, आप लोगों को मेन हेडिंग लिखनी है। आप ट्राई करना कि जो हेडिंग लिखो उसको पहले हिंदी में लिखो, ब्रैकेट में जो है इंग्लिश में लिखो और उसके बाद में जो है नीचे से आंसर राइटिंग करो। मेन पॉइंट्स जो है आप लोगों को ज़्यादा लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि ज़्यादा लिखूंगा, ये कोई 8th क्लास की या कॉलेज की बीए की एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप लोग जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उस टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स जितने लिखने हैं, फालतू का कुछ लिखना नहीं है, वरना आएंगे वो भी नहीं देगा एग्जामिनर, उसका दिमाग वैसे ही ख़राब हो जाएगा कि क्योंकि आप जो है बीए नहीं कर रहे हो। ये जो है जॉब की, यदि हम बात करें तो जॉब की एग्ज़ाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता के क्षेत्र में सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका किस प्रकार है बताइए। ये अभी हमने इस क्लास में जो है देखा है, तो ये भूमिका आप जो मैंने लिखाई है इसी प्रकार लिख आना। पहले आप लिख देना दिव्यांगता के क्षेत्र में जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं इनकी भूमिका के बारे में थोड़ा कंबाइंड रूप से लिखना, फिर हेडिंग लगाना गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, उसके बारे में लिखना, फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाना दिव्यांगता के क्षेत्र में सरकारी संगठनों की भूमिका। इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग जो है करनी है। अगला प्रश्न है एनटीए, यहाँ पे आएगा एनटीए। एनटीए के अंतर्गत आने वाली विकलांगताओं को विस्तार से समझाइए। मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, एनटीए के अंतर्गत आने वाली विकलांगताएं जो हैं निम्न प्रकार हैं, इस प्रकार से आपको हेडिंग रखनी है। फिर एनटीए के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट आप लोग लिख देना, उसके यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, और इसके अंतर्गत जो है 4 दिव्यांगताएं आती हैं। फिर 4 दिव्यांगताओं के नाम लिख देना, फिर चारों की जो है आप लोग हेडिंग लगाना, 4 कौन कौन सी हैं और उनकी जो है आप एनटीए के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं वो आप लोग करवा देना। मेरी पीछे की क्लासेस आप लोग देख लेना, उसमें मैंने करवा रखी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत कितनी विकलांगताएं आती हैं, सभी के नाम लिखिए। मैंने ये क्वेश्चन इस प्रकार क्यों नहीं लिखा कि इसको विस्तार से समझाए, क्योंकि आप लोगों को पता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत जो है 21 डिसेबिलिटीज़ आती हैं, तो कम नहीं है। आप लोग इनके नाम आप लोगों को
पूरे नाम 21 डिसेबिलिटीज़ के याद होने चाहिए। तो आप लोग पहले सेम इसी प्रकार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की थोड़ी फुल फॉर्म इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से, फिर इसके बाद में आप लिखेंगे इसके अंतर्गत जो है 21 डिसेबिलिटीज़ आती हैं, कौन कौन सी आती हैं उनके नाम लिखना। नाम किस प्रकार से लिखोगे, ज़्यादातर कोशिश करना हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है सभी के 21 के नाम लिख पाओ, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। और ये जो एक्ट हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। अभी है आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार भी कर सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को विस्तार से समझाइए। तो सेम इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, आप क्या है कैसे हैं, कब पारित हुआ, कब बना। फिर लिखेंगे इसके अंतर्गत जो 7 डिसेबिलिटीज़ की इसके अंतर्गत 7 दिव्यांगता आती है, और 7 दिव्यांगता कौन कौन सी हैं उनके हिंदी इंग्लिश में नाम लिख देना। और विस्तार से 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों के आएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स किसी की नहीं लिखनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है 7 डिसेबिलिटीज़ की वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देना, एकदम फैक्ट वाली जो है मेन लाइंस वही लिखना। ठीक है, अगला देखिए, बौद्धिक क्षमता तथा मानसिक रोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। बौद्धिक क्षमता को पहले क्या बोला जाता था, मानसिक मंदता। तो इस प्रकार से आ जाए, मानसिक मंदता तथा मानसिक रोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आप लोगों को इनमें एक तो बेसिक डिफरेंस बहुत है, मेन डिफरेंस एक ये है इनमें दोनों में, ये दोनों अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनमें ये हैं कि मानसिक मंदता क्या है। मानसिक मंदता तो किसी बच्चे का, जैसे कोई बच्चा है 15 साल का लेकिन उसका आयु की 5 साल या 7 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, तो वो तो मानसिक मंदता है, यानी उसका आयु की क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, कम है, इंटेलिजेंस कंटेंट जिसे हम बोलते हैं वो कम है। तो इसको तो हम ठीक कर ही नहीं सकते, पूर्ण रूप से ठीक कर ही नहीं सकते। लेकिन बात करें हम मानसिक रोग की, मानसिक रोग क्या होता है, मानसिक रोग होता है एक मस्तिष्क की बीमारी, कोई दिमाग की बीमारी हो जाए तो उसको हम पूर्ण रूप से दवाइयों से जो है ठीक कर सकते हैं। उस व्यक्ति का ऐसे नहीं कि उसका जो आईक्यू है वो कम है, वो अपनी उम्र के हिसाब से उसका आईक्यू नहीं है, ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता। और भी बहुत इनमें डिफरेंसेस हैं, तो वो आप लोगों को लिख देने हैं सारणी बना के। और बौद्धिक अक्षमता लिखो तो उसके ब्रैकेट में इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और मानसिक रोग को जो कहते हैं मेंटल इलनेस। तो आप लोग इंग्लिश में भी ये लिखना, और बाकी मेन पॉइंट्स हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में, और आप हिंदी से हैं तो हिंदी में। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को आंसर राइटिंग जो है करनी है। और भी क्वेश्चन है देखिए, समावेशी शिक्षा तथा एकीकृत शिक्षा में जो है आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। समावेशी शिक्षा के बारे में और एकीकृत शिक्षा के बारे में मैंने पहले बताया है, फिर बता रही हूँ। समावेशी शिक्षा होती है जहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड और जो स्पेशल चाइल्ड है यानी सामान्य बच्चा और जो विशेष बच्चा है दोनों को एक साथ जहाँ पे एजुकेशन शिक्षा दी जाती है वो होती है समावेशी शिक्षा। लेकिन एकीकृत शिक्षा में भी ऐसा ही होता है कि सामान्य बच्चे और जो विशेष बच्चा है उसको एक साथ शिक्षा दी जाती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एकीकृत शिक्षा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है विशेष बच्चों के लिए जो उपकरण और जितनी भी आवश्यक सामग्री होती है उनके अकॉर्डिंग कक्षा कक्ष प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन जितनी भी बातों का ध्यान रखना होता है वो इसमें नहीं रखा जाता। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा है उसमें ध्यान रखा जाता है। यदि आप लोग चाहते हो कि इसका मैं फुल डिटेल में आंसर लेके आऊँ अगली क्लास में नेक्स्ट में, तो आप लोग कमेंट कर देना। पहले ही मैं आप लोगों से इसलिए पूछती हूँ कि ताकि आप आज कमेंट करो तभी मुझे बनाने पड़ते हैं, फिर कल के क्लास में टाइम बहुत लगता है और बीच में जो है घर का काम भी रहता है तो मुझे सब मैनेज करना होता है। तो आप लोग पहले कमेंट करके बता दिया करो ताकि मैं इसको ऐड कर लूँगी यदि आप लोगों को चाहिए, या फिर अपने हिसाब से लिख सकते हो तो लिख देना, वो बेस्ट है। ठीक है, आगे देखें, दृष्टिबाधितों के द्वारा गणित सीखने में उपयोगी उपकरण के बारे में बताइए तथा किन्हीं 2 उपकरणों के ऊपर क्या करिए विस्तार से चर्चा कीजिए। दृष्टिबाधितों के गणित सीखने के बहुत सारे उपकरण आते हैं, ज्योमिति के अलग उपकरण आते हैं, इसके ऊपर मैं
या तो नेक्स्ट क्लास इन्हीं के ऊपर लेके आऊँगी, गणितीय उपकरणों के बारे में, गणित किस प्रकार से सिखा सकते हैं। आपके ये जो है थ्योरी वाला टॉपिक भी है। और किन्हीं 2 गणितीय उपकरण तो ये आप लोगों को बेसिक पता ही है, एक होता है टेलर फ्रेम और एक होता है अबेकस। इनके बारे में तो आप लोगों को जो है फुल डिटेल में पता होना चाहिए। आगे आगे की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज की क्लास आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। कितने क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू में करेक्ट हुए, पहले से आते थे या नहीं आते थे। आगे आप लोगों को क्लास इसी प्रकार से चाहिए, क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लेके आऊँ जो आज की क्लास में जिस प्रकार से ऐड किए, या नहीं लेके आऊँ। आप लोग इसी प्रकार जो है चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप लोगों के सपोर्ट की चैनल को ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट करना। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।